प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में किया प्राइवेट डिनर। पचास दिनों से जल रहा मणिपुर, बेकाबू हालात पर अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को सभी दलों के साथ होगी बैठक। विपक्षी बैठक के लिए पटना में तैयारी पूरी, आज आएंगे ममता, केजरीवाल, मान, अब्दुल्ला और महबूबा। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुए नए पंजीकरण, 22 से 26 जून तक की यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। अब तक 10,17,000 श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। संजीव जीवा हत्याकांड में आज बड़ा दिन, एसआईटी आज सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। कोर्ट परिसर में हुई थी संजीव की हत्या। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी बारिश, दिल्ली में खुशनुमा मौसम, गर्मी से राहत। केरल से आगे बढ़ रहा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे देश की बात की, जहां पीएम मोदी के अमेरिका दौरा का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात। बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने किया प्राइवेट डिनर। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात। बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने किया प्राइवेट डिनर। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात। बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने किया प्राइवेट डिनर। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हर्ष जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी कई बार अमेरिका में विजिट की है, लेकिन इस विजिट को एक अलग तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये एक ऑफिशियल स्टेट विजिट है, आधिकारिक राजकीय यात्रा है, जिसका अपने तौर पर अलग महत्व है। दूसरी बात टाइमिंग है। इस यात्रा का समय ऐसा है जब दुनिया अपने आप को रीडिफाइन कर रही है। एक जंग लड़ी जा रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया, और इस जंग के बारे में माना जा रहा है, रूस यूक्रेन के बारे में, कि ये दुनिया के समीकरणों को एक बार फिर से पुनर्परिभाषित करेगी। इस समय अगर आप मौजूदा विश्व को देखें तो 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका, चीन और रूस। और इसके अलावा सबसे इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर भारत दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एक लंबी लड़ाई में उलझाकर रूस की ताकत को खत्म करने का जो नाटो और अमेरिका का प्रयास था, वो उसमें अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक जरूर कामयाब हुआ है। और दुनिया में आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रों की सूची में अब अमेरिका और चीन आमने सामने है। जी। अभी आपने गौर किया होगा कि अप्रत्याशित ढंग से एंटनी ब्लिंकन ने चीन के साथ चीन जाकर बातचीत की और एक बार फिर से कोशिश की है ये दिखाने की कि वो
अपने संबंधों को एक बहुत ज्यादा खराब होने से रोकना चाहता है। और उसी के ठीक बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा है। दरअसल ये दुनिया भर में पावर इक्वेशंस को बनाने की एक बहुत ही मजबूत और बारीक किस्म की लड़ाई है। ये यात्रा कई दृष्टि से बहुत अहम है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अमेरिका के साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक समझौते वाली यात्रा साबित होगी। और यदि ऐसा है तो ये चीन पर एक अतिरिक्त दबाव डालने की कोशिश होगी। चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आने वाले दिनों में इससे क्या भारत के साथ उसके रिश्तों में बदलाव आएगा या उस पे दबाव डालने की रणनीति काम आएगी, ये सब कुछ इस यात्रा के गर्भ में छिपा है। इसलिए दुनिया और इन देशों दोनों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। जी, पीएम मोदी ने चंदन के डब्बे में एक डायमंड, एक हीरा गिफ्ट किया है फर्स्ट लेडी को, तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के यात्राओं में प्रतीक के तौर पर पहले भी इस तरीके के उपहारों का महत्व रहा है और ये भी उसी सिलसिले में देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा जिल बाइडेन के निमंत्रण पर हो रही है और ये एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि दिस इज मोर देन एन ऑफिशियल विजिट। इसको एक आत्मीयता और दोनों देशों के बीच में और भी अनौपचारिक संबंधों के भी मजबूत होने का एक अवसर भी बताया जा रहा है। तो ये उपहार उस श्रृंखला में एक प्रतीकात्मक एक कड़ी है और ये बताता है कि ये सिर्फ औपचारिक यात्रा से कहीं आगे बढ़कर है। दुनिया में दरअसल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में इस तरीके के प्रतीकों का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसका इस्तेमाल पीएम मोदी पहले भी करते रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक अमेरिका में इंडिया के लोगों को कुछ ग्रीन कार्ड समेत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मोदी के दौरे के पहले या फिर मोदी के दौरे वाले दिन ही ग्रीन कार्ड में कुछ राहत दे दी गई है, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? ये दरअसल इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि आप जानती हैं कि दुनिया भर में एक्चुअली अब ताकत का पैमाना आपकी आर्थिक शक्ति है या बाजार के तौर पर आपकी क्षमताएं हैं। यदि एक ऐसे समय में जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, एक महामारी के चलते सारी इकोनॉमीज पर, सारी ग्रैंड इकोनॉमीज पर असर पड़ा है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकास के रास्ते पर रखा है और ये पूरी दुनिया को चौंकाता है। जी, बाजार के तौर पर भारत एक आकर्षण का केंद्र है और इसके जाहिर है कि जब आप किसी भी देश के साथ इस मौजूदा दुनिया में रिलेशंस बनाते हैं तो उसमें आर्थिकी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व हो जाती है। यदि हमको किसी देश के साथ ऐसे संबंधों को आगे प्रवाहमान रखना है, अगर आगे उसमें स्ट्रेंथन करना है उसको, तो हमको इस तरीके की रियायतें या उसके जो जेन्युइन अर्ज है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और ये वीजा इशू लंबे समय से भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में एक मुद्दा बना हुआ था, जिसमें अपेक्षा थी और उस अपेक्षा के अनुरूप ही अमेरिका ने इसको और सहज सरल बनाने के लिए प्रयास किया। साथ ही हर्ष जी, रक्षा क्षेत्र में अमेरिका क्या मदद कर सकता है भारत की? देखिए, इस यात्रा में उम्मीद लगाई जा रही है कि रक्षा क्षेत्र में हम किसी महत्वपूर्ण समझौते की तरफ जाएंगे। अभी जो बातचीत हो रही है, खासतौर पर विशेष प्रकार के ड्रोन्स की, जो अब तक अमेरिकी सेनाओं में काम आते रहे हैं, उस टेक्निक को और उस ड्रोन्स को हासिल करने की हमारी कोशिश है और जिस पे बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। और आजकल के जो सिचुएशंस हैं उसमें इस तरीके के वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहम भूमिका है। जी बिल्कुल हर्ष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये हालांकि मूल्य में ये राफेल से
कहीं ज्यादा है, लेकिन इनकी उपयोगिता और इनकी मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये एक तो इसको लेकर समझौता हो सकता है, और इसके अलावा भी जैसा कि अभी हमने देखा कल एलन मस्क के साथ और अन्य उद्योगपतियों के साथ, तो इसमें आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण समझौते हम लोगों को उम्मीद करने चाहिए। जी हर्ष जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से इंडिया को काफी कुछ राहत मिल सकती है, काफी कुछ फायदे भी हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप भी सुधर सकते हैं। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है। साथ ही इससे कई चीजों में राहत मिल सकती है, जैसे कि अभी अमेरिका ने ग्रीन कार्ड में राहत दी थी। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन डीसी में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बीजिंग से। बीजिंग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बारक्यू रेस्तरां में गैस विस्फोट, ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत, कई घायल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बीजिंग से बता रहे हैं। यिंचुआन के बारबेक्यू रेस्तरां में हादसा, खबर हम आपको बीजिंग से बता रहे हैं। उत्तरी चीन में हुआ बड़ा हादसा, बारबेक्यू रेस्तरां में गैस विस्फोट। बारबेक्यू रेस्तरां में गैस विस्फोट, ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत, कई घायल। यिंचुआन के बारबेक्यू रेस्तरां में हुआ हादसा। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे दिल्ली की, जहां मणिपुर हिंसा पर एक्शन में सरकार। मणिपुर हिंसा पर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को दिल्ली में सभी दलों के साथ होगी बैठक। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को दिल्ली में सभी दलों के साथ बैठक। 50 दिनों से मणिपुर में जारी है हिंसा का दौर। खबर दिल्ली से, जहां मणिपुर हिंसा पर एक्शन में सरकार। अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। चौबीस जून को दिल्ली में सभी दलों के साथ होगी बैठक। 50 दिनों से मणिपुर में जारी है हिंसा का दौर। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मणिपुर हिंसा पर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी बैठक। दिल्ली में सभी दलों के साथ की जाएगी बैठक। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मणिपुर हिंसा में लगभग 50 दिन हो चुके हैं, अब तक हिंसा थम नहीं रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मणिपुर में जो हिंसा की आग लगी हुई है वो लगभग 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूं, मणिपुर में हिंसा की वजह जो है दो समुदाय है, मेतेई समुदाय और कुकी समुदाय आपस में टकराव कर रहे हैं। और टकराव की वजह है कि मेतेई समुदाय को एसटी एक्ट में लाने की जो
मांग थी उसको हाई कोर्ट ने भी लागू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से इस पर टकरार जारी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने 24 तारीख को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस मणिपुर की आग को बुझाने के लिए कुछ सुझाव या ये कहें कि कुछ ऐसी राय ली जाएगी ताकि ये आग बुझ सके। जी, साथ ही राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में लगभग 16 राज्य हैं, जिसमें से 11 राज्यों में अभी भी धारा 144 लागू है। कई राज्यों में कर्फ्यू लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि लगभग 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मणिपुर को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और लगभग कई लोगों ने अपना घर वहां पर छोड़ भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं छुटपुट आगजनी के मामले जो है सामने आ रहे हैं। और इंटरनेट सेवा को 25 जून तक के लिए कई राज्य मणिपुर के कई जिलों में बंद कर रखा है। लेकिन अभी भी ये जो व्यवस्था है शांति की तरफ ले जा रही है। इसी को और देखते हुए जो है विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उसका कहना है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस सर्वदलीय बैठक की जानकारी खुद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दे दी है। और उन्होंने साफ साफ ये बताया कि अमित शाह दिल्ली में 24 जून को 3 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे। जी, साथ ही 10,000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं और 3100 आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। और वहां से कई परिवार, जैसा अभी आपने बताया, कि पलायन कर चुके हैं। तो इस पर क्या कुछ सरकार एक्शन लेगी? क्या कुछ मदद करेगी जो परिवार पलायन कर रहे हैं? जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी भी जो विस्थापन के लिए परिवार जो बैठे, एक शिविर बनाकर रोकने की कोशिश तो जरूर करिए, लेकिन वहां से पलायन का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आगजनी लगातार हो रही है, तोड़फोड़ लगातार हो रही है, कई लोगों के घर जल चुके हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। लोग सरकार के शिविर में आए जरूर है, लेकिन वहां पर ज्यादा देर रुकने के लिए या ये कहें वहां पर ठहरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आगजनी हो रही है, लोगों में कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि डर का माहौल पैदा है। और इसी वजह से लोग वहां से मणिपुर को छोड़कर आसपास के इलाकों में, असम में, मैं कहूँ इम्फाल में जाकर जो है अपने रिश्तेदारों के पास जाकर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर को, अपनी मिट्टी को छोड़कर वो दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी, साथ ही वहां पर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो इस आगे और कुछ क्या फैसले लेगी सरकार? जी देखिए, लगातार अमित शाह जो है इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, बार बार वहां पर शांति की अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने भी एक मैसेज देकर वहां पर शांति अपील की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शांति की बात करें तो वहां पर शांति दिखाई नहीं दे रही है। जो शांति वहां पर मणिपुर कभी शांत हुआ करता था और आज वो पूरी तरीके से अशांत दिखाई दे रहा है। वहां पर लगातार ये दोनों समुदाय आपस में टकराव की स्थिति को बनाए हुए हैं। और हम जगह जगह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। ये दोनों समुदाय आपस में इस टकराव को समाप्त करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कई बार अपील करी है, खुद अमित शाह ने वहां का गृह मंत्री होते हुए वहां का दौरा किया, वहां का जायजा लिया, दोनों समुदाय के लोगों से, मुखियाओं से बात भी की थी। लेकिन उसके बावजूद ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 24 जून को अमित शाह सर्वदलीय बैठक करेंगे। उसके बाद कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए। करीब 50 दिन हो चुके हैं मणिपुर हिंसा को। साथ ही 24 जून को दिल्ली में सभी दलों के साथ की जाएगी बैठक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे पटना की, जहां विपक्षी बैठक के लिए पटना में तैयारी पूरी। विपक्षी बैठक के लिए पटना में तैयारी पूरी, विपक्षी एकता से जुटेंगे नेता। 20 विपक्षी पार्टियों का बिहार में लगेगा जमघट। आज ममता, केजरीवाल, भगवंत मान पहुंचेंगे पटना। साथ ही अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहुंचेंगी पटना। पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक।
पटना में मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। 2024 के लिए चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां विपक्षी बैठक के लिए पटना में तैयारी पूरी। विपक्षी एकता के लिए आज से जुटेंगे नेता। 20 विपक्षी पार्टियों का बिहार में लगेगा जमघट। 20 विपक्षी पार्टियां जुड़ेंगी पटना में। साथ ही ममता, केजरीवाल और भगवंत मान आज पहुंचेंगे पटना। अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहुंचेंगी पटना। 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। 2024 के लिए चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर सूरत जुड़े हुए हैं। सागर जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस बैठक में 20 दल शामिल होने वाले हैं, 20 विपक्षियां पार्टी, तो उनमें से कौन कौन से जो मुख्य लोग हैं वो आज पहुंचेंगे पटना? जी नमस्कार। तैयारियां जो है काफी तेजी से चल रही है और 20 और 23 तारीख को सारे पहुंचने शुरू कर दिए हैं। और विशेषकर जो तमिल के सीएम ये सारे लोग जो हैं, और यूपी हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की सूचना है कि वो आज आएंगे और कल सुबह में आना तकरीबन 10 बजे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी साथ में आ रहे हैं। और दोनों ही साथ में सदाकत आश्रम जाएंगे, जहां काफी तैयारियां चल रही है। और बिहार के विपक्ष में काफी उत्साह भी देखा ये जा रहा है कि बिहार के तमाम जो कांग्रेसी हैं, विशेषकर कांग्रेस के नेता को स्वागत के लिए राहुल गांधी और खड़गे के स्वागत के लिए काफी तैयारी की जा रही है। सदाकत आश्रम का पूरा रंग रोगन किया जा रहा है। और कल तकरीबन 11:30 बजे अन्य मार्ग के पास पहुंचने की सूचना है, जो वहां से सदाकत आश्रम से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन वहां पहुंचेंगे। और फिर जो है आगाज करने का प्रयास किया जाएगा मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध, ताकि अगला 2024 की चुनाव लड़ी जा सके। तो ये जो बैठक है तो ये भाजपा के विरुद्ध की जा रही है, तो इस पर क्या अभी तक भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? भाजपा की तरफ से भाजपा तो पहले से ही लगातार जो है जनता के पास जाने का लगातार विगत 10-15 दिनों से प्रयास कर रही है। मोदी गवर्नमेंट के 9 वर्ष के बहाने, 9 वर्ष के जो अचीवमेंट है उसके बहाने। लेकिन अभी जो है सारे नेता जो है वेट और वॉच की स्थिति में है। ये लोग अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं है, कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चूंकि तमाम देश के हर कोने से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एनसी के हो, चाहे आपको जो है पीडीपी के हो, सारे नेता आ रहे हैं और भगवंत मान भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और सब लोग जो भी भाजपा के यहाँ के जो नेता हैं, बिहार के नेता लोग, वो लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या हो रहा है, कौन कौन लोग पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद ऑफिशियली ये लोग बयान कल शाम से देना शुरू करेंगे। वैसे जो बयान आ रही है वो बहुत ही वैलिड नहीं है। पार्टी के वैलिड कार्यकर्ता की तरफ से, स्पोक्समैन की तरफ से कोई अच्छा सा बयान नहीं आ रहा है जिसकी चर्चा की जा सके। जी, तो इस बैठक के बाद जो आने वाले चुनाव हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? जी असर पड़ेगा। बिहार में भाजपा भी तैयारी में लगी हुई है। और ये महागठबंधन जो जिस तरीके से अभी एकजुट होने का प्रयास नीतीश कुमार के नेतृत्व में कर रही है, और जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में जिस तरह से मीटिंग का तैयारी करवा रहे हैं और खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं, उनके जो मंत्री हैं मॉनिटर कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। बिहार में भी भाजपा इस बात को लेकर पूरी तरह तैयार है कि हम महागठबंधन का बेहतर ढंग से जवाब दे सकें। और इसके लिए जो भी हमारे बिहार के जो बड़े नेता हैं, जातीय आधार पर जो छोटे छोटे जो दल हैं यहाँ पर, जैसे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जैसे मुकेश सहनी हैं, ये सबको साथ में लेकर भाजपा जो है एक तैयारी करने का प्रयास की है। उपेंद्र कुशवाहा अभी निकले हैं, बाहर निकाले गए हैं।
नीतीश गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ में मुकेश सहनी भी जदयू से बाहर किए गए हैं। तो इन तमाम जो रुष्ट लोग हैं, जो विक्षुब्ध गुट है, इन सबको लेकर महागठबंधन को तैयार करने के लिए भाजपा तैयार है, महागठबंधन को जवाब देने के लिए भाजपा तैयार है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो है देश लेवल पे इस महागठबंधन का जो भी असर हो, लेकिन बिहार में अभी कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके जो भी विपक्ष के लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोग, तमाम देश राज्य भर के जो कांग्रेसी हैं वो पटना पहुंच चुके हैं और तैयारियां शुरू है। और जो भी विपक्ष के लोग हैं, देश भर से ममता बनर्जी भी आ रही है, इसके लिए काफी विपक्ष में मतलब एक तरह से उत्साह भी है। और सभी लोगों को एक उम्मीद है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है 2024 में। जी शुक्रिया सागर जी हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बिहार में महागठबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा को हराने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक की जाएगी। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ये यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुए नए पंजीकरण। 22 से 26 जून तक यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। अब तक 22 से 26 जून तक की यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए फिर से शुरू हुए नए रजिस्ट्रेशन। 22 से 26 जून तक यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। अब तक 10,17,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 22 से 26 जून तक की यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां केदारनाथ के लिए फिर से शुरू किए गए नए रजिस्ट्रेशन। 22 से 26 जून तक यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। अब तक 10,17,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, क्या कुछ जानकारी है? सरकार की ओर से पहले 20 जून तक ये नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी, जिस रोक को सरकार ने बुधवार देर शाम को इस रोक को हटा दिया है। और अब श्रद्धालु ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन केदारनाथ धाम की अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं। रोजाना की हम बात करें अवंतिका, तो करीब करीब 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या जो श्रद्धालु की है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही सरकार की ओर से लगातार पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही थी, जो कि 20 जून को उसकी मियाद खत्म हो गई। और सरकार ने ये निर्णय लिया कि चाहे ऑफलाइन हो चाहे फिर ऑनलाइन हो, इन दोनों ही माध्यम से अब केदारनाथ धाम के लिए जो नए पंजीकरण है उसको खोले जाएंगे। और इसी के तहत अब नए पंजीकरण भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में ही देखने को मिल रहे हैं। 22 से 26 जून तक की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु की भीड़ है वो केदारनाथ धाम में पहुंच रही है। और सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से नए पंजीकरण खोले जाएंगे। जी, साथ ही भीड़ रोकने के लिए ये रजिस्ट्रेशन रोके गए थे, इसके बाद फिर से अभी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं। तो क्या फिर आगे भी भीड़ रोकने के लिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन रोक सकती है सरकार? बिल्कुल अवंतिका, रोक सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उससे भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पंजीकरण खोले गए हैं वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से मौसम की मार है, दूसरी तरफ से जो श्रद्धालु की भारी भीड़ है उसको नियंत्रित करना है। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में अब सरकार आने वाले समय में कब तक इस फैसले को जारी रखेगी, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे अप्रैल के बाद से लगातार केदारनाथ धाम में नए नए पंजीकरण पर सरकार बार बार रोक लगा रही है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को भी खासा व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो निश्चित ही अभी भी ये नहीं कहा जा सकता अवंतिका कि कब तक ये
पंजीकरण पर जो रोक हटाई गई है वो कब तक चलेगी, क्योंकि अभी भी मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले समय में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में सरकार इस पंजीकरण को कब तक रोक पाएगी, कब तक खोल के रख पाएगी, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जी, हर साल केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और इस बार तो सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं और मॉनसून भी चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं सरकार ने? देखिए अवंतिका, सरकार ने अपनी ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लेकिन देखिए जो कुदरती आफत है वो बिन बुलाई आफत है, और इसको लेकर के पहले से बहुत अधिक चाक चौबंद व्यवस्था कर पाना थोड़ा कठिन है। तो ऐसे में अब सरकार परिस्थितियों का आंकलन कर रही है और इन परिस्थितियों के हिसाब से ही आगे किस तरीके का रणनीति तैयार की जाएगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जहां तक मानसून की हम बात करते हैं, मौसम विभाग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। अभी देहरादून में इस समय तेज बारिश चल रही है। इसके अलावा जो चारों धामों के जो मार्ग हैं या जो पहाड़ी जनपदों की हम बात करें अवंतिका, तो वहां पर भी अच्छी बारिश हो रही है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी हमें कुछ एक जगह में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से मौसम अपनी चुनौती लगातार श्रद्धालु के सामने पेश करता जा रहा है। शासन प्रशासन के सामने ये मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे में इस यात्रा को का जो संचालन है वो सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रखा है। तो ऐसे में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सरकार के इस फैसले से श्रद्धालुओं में जो राहत की देखने को मिल रही है, राहत की खबर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु में जो है वो खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है अवंतिका, जो इस तरीके से सरकार ने केदारनाथ में जो नए पंजीकरण पर जो रोक है उसको हटा दिया है। जी बिल्कुल, मॉनसून एक बड़ी चुनौती बना हुआ है यात्रा में। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं। साथ ही अब तक 10,17,000 भक्त दर्शन भी कर चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे लखनऊ की, जहां संजीव जीवा हत्याकांड में आज बड़ा दिन। एसआईटी आज सौंप सकती है अपनी जांच रिपोर्ट। एसआईटी आज सौंप सकती है अपनी जांच रिपोर्ट। कोर्ट परिसर में हुई थी गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या। कोर्ट परिसर में हुई थी गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या। एसआईटी को शासन की तरफ से मिली थी डेडलाइन। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। जी भरत, आखिर कब तक एसआईटी, कितने बजे तक एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट? देखिए, जब से संजीव जीवा हत्याकांड हुआ है तब से तमाम जो क्लूज को लेकर तलाश के लिए, सबूत जुटाने के लिए एसआईटी तमाम प्रयास कर रही है। मतलब पुलिस की बात करें, पुलिस ने यूपी पुलिस से कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा है। अगर बात करें एसआईटी को लेकर तो एसआईटी की टीम ने 7 दिन का समय मिला था अपनी जो रिपोर्ट है शासन को सौंपने की। फिलहाल आज उसके बाद उस समय जो इम्पोर्टेंट क्लू एसआईटी नहीं जुटा पाई थी, तो 7 दिन का वक्त और दिया गया था। और आज ये जो लास्ट 7 डेज है वो कंप्लीट हो रहे हैं। आज ही शासन को रिपोर्ट सौंपने की एसआईटी टीम, लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हो सकता है जो एसआईटी की जो टीम है और शासन से समय मांगते हुए महत्वपूर्ण जो क्लू है वो अभी जुटाने में असमर्थ साबित हुई है, जैसे जो सूत्र बता रहे हैं। और समय अभी शासन एसआईटी की टीम को लग सकता है, क्योंकि जब पूछताछ के दौरान जब रिमांड पे लिया गया था विजय यादव जो हत्यारा था, उससे भी एसआईटी की टीम ने पूछताछ करी, पुलिस ने पूछताछ करी थी। तो उस समय भी जो इम्पोर्टेंट क्लू थे
जी बिल्कुल। भरत, आपसे साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जब हत्याकांड हुई थी, गोली चली थी जब, तो उसमें एक बच्ची भी घायल हुई थी, साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, तो अब उनकी क्या हालात है? देखिए, बच्ची की बात करें, उस बच्ची को जो गोली लगी थी उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी जो सामने आई थी। जी भरत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, कुछ आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो संजीव जीवा हत्याकांड में आज बड़ा दिन, एसआईटी आज सौंप सकती है रिपोर्ट। एसआईटी को शासन की तरफ से आज की मिली थी डेडलाइन। देखना यह होगा कि आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है या फिर और ज्यादा समय अपने लिए शासन से मांगती है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संजीव जीवा हत्याकांड में एसआईटी को शासन की तरफ से आज की डेडलाइन मिली थी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे दिल्ली की, जहां एनसीआर में आज भी बरसे बादल। यूपी से बिहार तक आज झमाझम बारिश। यूपी से बिहार तक आज झमाझम बारिश। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। केरल से आगे बढ़ रहा है मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसे बादल। यूपी से बिहार तक झमाझम बारिश। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। केरल से आगे बढ़ रहा है मॉनसून। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनसीआर में आज भी बरसे बादल। यूपी में 25 जून से भारी बारिश की संभावना। खबर दिल्ली से, जहां एनसीआर में आज भी बरसे बादल। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे दिल्ली की, जहां एनसीआर में आज भी बरसे बादल। एनसीआर में आज भी हो रही है बारिश। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। केरल से आगे बढ़ रहा है मॉनसून। यूपी में 25 जून से भारी बारिश की संभावना। खबर दिल्ली से, जहां एनसीआर में आज भी बरसे बादल। यूपी से बिहार तक आज झमाझम बारिश। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश। आईएमडी का कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी।
खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता सतीश संगम और दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से राज्यों में अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने? जी देखिए, मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और तमाम जितने भी मध्यवर्ती देश राज्य हैं उन पर सभी में अलर्ट जारी किया था, क्योंकि जिस हिसाब से विपद जो है जब तूफान आने के बाद से इन राज्यों में अलर्ट जारी था और राजस्थान के अंदर भी कई सालों का रिकॉर्ड टूटकर बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने तमाम जो शहर थे उनके लिए भी अलर्ट जारी किया था। और कहा था मानसून ने, इसी बीच मानसून ने भी केरल से दस्तक दे दी थी, जो लगातार आगे बढ़ रहा है और 30 जून तक राजस्थान और यूपी, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक भी पहुंच जाएगा। और जिसको लेकर दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जिस सबसे उमस भरी गर्मी दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते से देखी जा रही थी, वहीं 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ठंडा मौसम हो चुका है। लेकिन जो मौसम विभाग ने जो बताया था कि जिस कारण ये अगर बरसात रुक रुक के होती रहेगी तो इसके बीच जो मौसम के अंदर है वो वायु की आर्द्रता बढ़ जाएगी, जिस कारण हल्की हल्की नमी और उमस के कारण लोगों को परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल 30 जून के बाद जो दिल्ली में मानसून दस्तक देगा उसके बाद तमाम राज्यों के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी। और फिलहाल अभी जिस तरह यूपी और बिहार की जो गर्मी का अलर्ट जारी किया था, जिसके अंदर लू चलने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद से जिस तरह मानसून बढ़ रहा है तो सभी राज्यों के अंदर बरसात होते हुए तो दिल्ली के अंदर 30 जून को मानसून दस्तक देगा। जी सतीश, लखनऊ में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है? क्या बारिश भारी बारिश के रूप में हो रही है या सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही हो रही है? अनम्यूट कर लीजिए सतीश। सतीश, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम का क्या रुख रहेगा? जी देखिए, पिछले 2-3 दिन से तो दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक बादल आ रहे हैं और धूप भी आ रही है और गर्म हवाएं भी चल रही है। लेकिन जिस हिसाब से बीती रात की अगर मैं बात करूं, बीती रात से दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह होने के बाद जैसे 10 बजने का टाइम होता चला है और वहीं उमस भरी गर्मी और नमी वाला इस समय माहौल हो गया है, लोगों को चलते और पसीने आ रहे हैं। लेकिन इस बादल के रात थोड़ी बहुत तो राहत है। फिलहाल अभी जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसको लेकर अभी कल या परसों 2 दिन के बाद से थोड़ा बरसात में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। जी, साथ ही ये जो बारिश है ये किसके लिए राहत है और किसके लिए आफत है? तो देखिए, बारिश तो इस समय जो सभी के लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि बारिश ने जो नुकसान करना था वो जो बिन मौसम के जो मई के अंदर बरसात हुई थी, अप्रैल के अंदर जब फसलों की कटाई होनी थी उस समय बरसात ने खराब कर दी थी। लेकिन इस समय ना या दिल्ली के अंदर जो बाहरी दिल्ली की बात करें या किसान क्षेत्र है, या हरियाणा की बात करें, तो इस समय खेती जो बीज बोए जाते हैं, लेकिन जो कटाई का वक्त होता है उस कटाई का वक्त अभी नहीं है। इसलिए उन किसानों के लिए भी और तमाम जो दिल्ली वासी हैं जो उनके लिए सभी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम की मार झेलने को पड़ रहा था, मौसम की मार को देखते हुए लोग लगातार मार्केट के अंदर भी ये देखा गया था, लगातार लोग कूलर, एसी का लगातार इनकी बढ़ोतरी देखी जा रही थी, खरीद बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर गर्मी ने बहुत ही पारा जो बताया था मौसम विभाग ने कि 42 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। 42 गया भी दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए थे। सभी मार्केट खाली हो गई थी। सुबह और शाम ही लोग जो घर से बाहर निकलना बेहतर समझ रहे थे फिलहाल। लेकिन जिस हिसाब से मौसम है तो इस समय बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है 2 दिन से, और सड़कों पे भी ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं लेकिन उमस भरी गर्मी है। लेकिन फिर भी सूरज की तपिश की गर्मी के कारण जो हालत खराब हो रही थी, उससे फिर भी बेहतर स्थिति दिल्ली की आज बनी हुई है। जी, साथ ही 2 दिन से लगातार पानी भी गिर रहा है, तो इससे कई प्रकार की असुविधाएं भी हो रही हैं, जैसे कि बीमारियों का बढ़ना, सड़कों में पानी भर जाना। तो इससे लोगों में क्या हाल है? जी देखिए, अभी कल लगातार जब बारिश होती रही तो कई जगह जल भराव की समस्या देखने को दिल्ली में मिली। दिल्ली के अंदर जो लगातार 1700 कुछ अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं, जिसके अंदर जल भराव की समस्या आए दिन रहती है, क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर जल बोर्ड द्वारा पूरी सीवर, कच्ची कॉलोनी में सीवर का काम चल रहा है, रोड कच्चे पड़े हैं, गलियां कच्ची पड़ी हैं। तो अगर इस समय बारिश हो रही है तो तमाम गलियों में के अंदर कीचड़ हो गया है, लोगों का आना जाना दूभर हो गया। और वहीं दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड से कई बार खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने निर्देश जारी किया है, बैठक करी है
की सिल्ट निकालने का काम पूरा हो गया। जल बोर्ड ने भी जगह जगह सक्शन मशीन लगा रखी है, बूस्टर पंप लगा रखे हैं, जो जल भराव की समस्या को खत्म करने में लगे हुए। लेकिन दिल्ली के अब भी कई इलाके ऐसे, अगर दिल्ली की किराड़ी की बात करूं, जिसे खुद केजरीवाल ने किराड़ी को लंदन और पेरिस से उसकी तुलना करी थी कि इसको लंदन और पेरिस से भी अच्छा बनाएंगे। उस किराड़ी के अंदर पूरे साल भर पानी खड़ा रहता है, जगह जगह खाली प्लॉटों में पानी भरा रहता है, जिस कारण पिछले साल किराड़ी विधानसभा के अंदर ही आधा दर्जन से ज्यादा उस जो पानी था प्लॉटों के अंदर, उनमें लोगों की डूबने के कारण मौत हो चुकी है। फिर भी सरकार का उस पर ध्यान नहीं जा रहा, जिस सबसे किराड़ी और बाहरी दिल्ली की तमाम भवाना, बेगमपुर, कराला, कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पूरे कई महीने तक पानी भरा रहता है, लोगों का निकलना दूभर रहता है, क्योंकि वहाँ जल बोर्ड का बूस्टर पंप लगा हुआ है, जिसके कारण पानी निकलता रहता है और रोडों पर पानी आता रहता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों को कई प्रकार की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।